और अब बुलेटिन विस्तार से। सबसे पहले खबर मऊ से, जहां दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। 4 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान बताया ये जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही मारपीट हुई थी और इस मामले में पुलिस ने गांव में लोगों के बयान लिए थे और इसी दौरान मारपीट शुरू हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। कई थानों की फोर्स इस वक्त गाँव में मौजूद है। सराय लखनी थाना क्षेत्र की ये घटना है। आनंद कुमार हमारे सहयोगी मऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या खबर है आपके पास? इस वक्त स्थिति कैसी है? हालात कंट्रोल में है? जी, आपको बता दें कईनऊ गांव का मामला था, जहां पे एक हफ्ते पहले विवाद हुआ था और सीओ सिटी वहां पे जांच करने के लिए पहुंचे थे। जांच करते ही जो वहां से वापस हुए, उसके बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद फिर वहां पथराव हुआ। पथराव के बाद आज मारपीट जो शुरू हुई उसकी वजह क्या थी? जब पुलिस जांच कर रही थी, बयान पुलिस ले रही थी, पुलिस के सामने शुरुआत क्यों हुई आज? ये जो दूसरे पक्ष के लोग थे, वो लोग उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि तुमने SC/ST का मुकदमा दर्ज करा। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि वहाँ पे ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, जिसमें 2 लोग घायल हैं। फिर कई थाने की फोर्स मौके पे पहुंच के वहाँ पे मौके पे काबू की। जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कई थानों की फोर्स वहां पर मौजूद है। फिलहाल हालात जरूर सामान्य है, लेकिन तनाव इलाके में बना हुआ है। इधर मुरादाबाद के काटगो रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब PAC तिराहे के नजदीक एक सेंट्रो कार धू कर जलने लगी। आशंका है कि कार के इंजन के पास शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से आग लगी, जिसके बाद गाड़ी के अगले हिस्से में तेजी से आग फैलनी शुरू हो गई। आग की लपटों को देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी, ढांचे में तब्दील हो चुकी थी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें देखिए, और कई बार ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल जाती हैं जब चलती कार में अचानक आग लग जाती है या फिर पार्क्ड कार में अचानक आग लगने लगती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम अपनी गाड़ियों का ख्याल नहीं रखते, वक्त वक्त पर सर्विस की ज़रूरत होती है, उसे नज़रअंदाज करते हैं। इस वजह से भी कई बार हादसे होते हैं। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये अच्छी बात। मेरठ में खुले नाले कितने जानलेवा साबित हो सकते हैं, इसका अंदाजा आज नगर निगम के अधिकारी को भी हो गया। नगर निगम के जेई की कार ही खुले नाले में गिर गई। काफी देर तक जेई को और उनकी गाड़ी को नाले में ही फंसा रहना पड़ा। जेई साहब इतने शर्मिंदा हुए कि वो मीडिया के सामने कुछ कहने को भी राजी नहीं हुए। मेरठ के खुले नाले कितने जानलेवा हैं, ये वही जानता है जो इसकी जद में आया हो। लेकिन आज खुले नालों की आफत का अंदाजा नगर निगम के एक अधिकारी को भी हो गया। निगम के जल कल विभाग में कार्यरत जेई फर्राटा भरते हुए अपनी गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन बीच चौराहे पर उनकी गाड़ी बेलगाम हो गई और वो कार सहित नाले में जा गिरे। नाले में गिरने के बाद लोगों ने किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला, जिसके बाद वो शर्मिंदा होकर मीडिया के कैमरों से बचते नजर आए और निगम की लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की। जाने चाहिए, लेकिन कवर्ड नाले की एक प्रॉब्लम है कि इनकी सफाई कैसे होगी। कवर्ड नालों की मेन प्रॉब्लम वो भी आती है। अगर क्योंकि आज आप खुद ही नाले में गिर गए। अरे वो देखिए, एक एक्सीडेंटल है ये, इसका टायर फिसल गया हो गई है। नगर निगम इस पर भी काम कर रहा है। यहाँ पर जितने भी नाले हैं उसका प्रस्ताव गया है, सबको इनको कवर करने के लिए भी गया है शासन में। इस सब पे भी काम चल रहा है। जेई के नाले में गिरने की सूचना जैसे ही विभाग को मिली, आनन फानन में एक क्रेन भी आ गया और कार को निकालने में जुट गया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार कार को बाहर निकाल लिया गया। लोग भी मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं जब साहब खुद नाले में गिरे तो उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि खुले नाले कितने जानलेवा हैं। कैसे क्या इनकी गाड़ी गिर गई है? मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी गाड़ी गिरे और आम जनता की ना गिरे, तब इन्हें सबक आए कि क्या समस्या होती है। नगर निगम की लापरवाही है, जब तो जेई साहब आज नाले में आ गए। नगर निगम की लापरवाही है। देखिए, अगर पब्लिक गिरती तो नगर निगम की गाड़ी निकालने भी नहीं आती, जो कि अभी वो पाइप डाल के गाड़ी खींच रही थी, क्योंकि जेई साहब थे इसलिए गाड़ी निकालने भी आ गए। मेरठ में 200 से ज्यादा नाले हैं और ज्यादातर नाले ऐसे ही खुले हैं जो गंदगी और बदबू तो फैलाते ही हैं, जानलेवा भी हैं। लेकिन ये खुले नाले नगर निगम को नजर नहीं आते। अब जबकि नगर निगम के अधिकारी खुद ही नाले में गिरने लगे हैं, तो उम्मीद है कि अब शायद निगम की आंखें खुल जाए।
नगर निगम के जेई साहब जब नाले में गिरे होंगे तो उनको अंदाजा जरूर हो गया होगा कि आखिर ये खुले नाले कितने जानलेवा हैं और कितने ज्यादा घातक हो सकते हैं। किसी की भी हड्डी टूट सकती है, कोई भी परेशान हो सकता है। जब नगर निगम के जेई साहब इस नाले में गिरे तो उनको अंदाजा हुआ, हालांकि जेई साहब कुछ खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। बोले तो बोले क्या, क्योंकि ये नगर निगम की ही लापरवाही का नतीजा है, जिसका खामियाजा आज नगर निगम के जेई साहब को ही भुगतना पड़ गया। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो चलिए अब इसी उम्मीद के साथ कि मेरठ के तमाम नाले कवर्ड हो जाएंगे, हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर हरदोई से, जहां पर आलमनगर में डेमू ट्रेन डिरेल हो गई और इसकी वजह से अप और डाउन ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया। इसकी वजह से कई ट्रेनों को रोका गया। लखनऊ की ओर जा रही अवध असम एक्सप्रेस को हरदोई स्टेशन पर, इसके राज्य रानी एक्सप्रेस और पंजाब मेल समेत कई दूसरी ट्रेनों को लखनऊ और उसके आसपास रोका गया। यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई। ट्रैक दुरुस्त करने का काम फिलहाल चल रहा है। और अब बड़ी खबर कासगंज से। आवारा जानवरों से परेशान किसानों का हंगामा यहां देखने को मिला। गल्ला मंडी में किसानों ने जमकर बवाल किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी नोकझोंक भी हुई। किसानों ने गल्ला मंडी का गेट बंद कर दिया और इन्होंने साफ साफ कहा कि आवारा जानवरों की वजह से जो परेशानी इन्हें हो रही है उसकी दिशा में काम प्रशासन को करना होगा। तो पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हो गई। किसान प्रदर्शन कर रहे थे। गल्ला मंडी पर इन्होंने ताला जड़ दिया था और इस दौरान जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश हुई तो पुलिस के साथ भी ये प्रदर्शनकारी भिड़ गए। तस्वीरें देखिए, ये कासगंज की तस्वीर और किसानों की परेशानी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आवारा पशुओं की वजह से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाते हैं और यही नाराजगी, यही गुस्सा किसानों का आज देखने को मिला है गल्ला मंडी के पास, जहां पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और इन्होंने प्रदर्शन किया कि आवारा जानवरों के आतंक से इन्हें मुक्ति दिलाई जाए। तमाम दावे और वादे तो होते हैं लेकिन काम नहीं होता। आवारा जानवरों की परेशानी लगातार बनी हुई है। इधर घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू किए जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं पीएसपी और आरएलडी ने इस फैसले का समर्थन किया है। इन दलों का कहना है कि पुराणों में भी सरयू का ही जिक्र है। यहां का सिर्फ मकसद ये होता है कि हम किस तरह से अपनी सियासत की रोटी सेकें। सरयू जी सब लोग जानते हैं, पहले की सरयू नदी की बात जानते हैं, पौराणिक कथाओं से चला आ रहा है, त्रेता युग से है। तो इस सब मामलों में बीजेपी के पास और कोई अपना मामला नहीं होता है, तो एक उसको किस तरह से किसी चीज़ को सांप्रदायिक रूप दिया जाए, इस पर वो सियासत करती रहती है। ये तो पौराणिक काल से चला आ रहा है। कंटेंट तो बहुत अच्छा है। हम लोग तो चूंकि पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हमारे तो यही पता है कि उसको सरयू नदी के नाम से ही मशहूर है, चूँकि अयोध्या से रिलेटेड मामला है। तो ठीक है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ की बात नहीं है। ये बहुत आज नहीं, बहुत पहले ये निर्णय हो जाना चाहिए था। ये निर्णय नहीं हुआ। सरयू नदी के नाम से इन्होंने जो नामकरण का काम किया है, इन्होंने विलंब किया। इसके पहले भी सरकार में थे, तब भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया और उस समय ही इसको करना चाहिए था। और अब आपके लिए चेतावनी, काशी यानी कि वाराणसी में गंदगी करना आपकी सेहत और जेब दोनों पर भारी पड़ सकता है। वाराणसी नगर निगम गंदगी फैलाने वालों पर 5,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की तैयारी में है। नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। गंगा की सफाई के लिए वाराणसी नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया है। निगम ने गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी है। जिला गंगा सुरक्षा समिति है, उनके द्वारा निर्धारित किया गया जुर्माना है। उसमें गंगा नदी में कपड़ा धोना, साबुन से नहाना, ये सब भी जुर्माने की परिधि में है, जिसमें 5,000 से 25,000 रुपये तक जुर्माना है। काशी के साफ सुथरे घाटों पर गंदगी करना आपको महंगा नहीं बल्कि बहुत महंगा पड़ सकता है। वाराणसी नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों पर 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। अगर काशी के घाटों पर कोई कपड़े धोते हुए पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। पूजा सामग्री और मूर्ति विसर्जन करने पर 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। वहीं मल मूत्र विसर्जन पर 20,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नगर निगम की इस पहल का काशी विद्वत परिषद ने स्वागत किया है। साथ ही नाराजगी भी जताई कि गंगा को साफ करने में लोग उतना सहयोग नहीं कर रहे जितना की अपेक्षा की जाती है। वो लोग नाला गिरा रहे हैं, कहीं कोई कुछ गिरा रहा है, तो ऐसा जब नहीं लोग मानते हैं निवेदन करने पर, तो हमारे भारत में राजा के पास नीतियां होती हैं, उसमें एक दंड नीति भी होती है। उस दंड नीति के तहत ये भारतीय संविधान के तहत बहुत अच्छा कार्य किया गया है। दरअसल पिछले दिनों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी नगर निगम पर 1 करोड़ 25 लाख का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद निगम सक्रिय हुआ है। अब वाराणसी शहर के होटल और रेस्टोरेंट पर भी जुर्माना लगाया जाएगा जो गंदगी फैला रहे हैं। गंगा में सीवरेज का पानी डालने वाली कॉलोनियों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की भी तैयारी है। नगर निगम को उम्मीद है कि हैवी फाइन से लोग गंगा में गंदगी करने से पहले सोचेंगे जरूर, क्योंकि गंदगी न सिर्फ गंगा बल्कि आपकी जेब पर भी भारी पड़ने वाली है। ये गंगा में जो गंदगी होती है उसे रोकना है और प्रशासन का मानना है कि जुर्माना लगाने के बाद ये जो गंगा में गंदगी होती है घाट पर, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और समय के बाद ये गंदगी होना खत्म हो जाएगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। इधर निर्भया गैंगरेप केस में 2 दोषियों के क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी। जस्टिस NV रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस R भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की 5 जजों वाली पीठ ने विनय शर्मा और मुकेश की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। पहले विनय शर्मा ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, इसके बाद दोषी मुकेश ने भी पिटीशन दायर की थी। अब तय माना जा रहा है कि 22 जनवरी को सभी दोषियों को फांसी होगी। हालांकि सभी दोषियों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी दाखिल की है। देखिए, हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका डिले टैक्टिक जो यूज कर रहे थे, वो डिले टैक्टिक पर बैन लगा, एक तरीके से फेल होते जा रहे हैं वन बाय वन। ये बहुत जरूरी था और हम उम्मीद करते हैं कि 22 को ही इनको हैंग किया जाएगा, फांसी होगी और हमारी बहन को न्याय मिलेगा, जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। जी। और जौनपुर से खुशी वाली खबर, 2 बेटियों राधा यादव और शिखा पांडे का महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से खेलने के लिए चयन हुआ है। टीम इंडिया में उसके चयन की खबर मिलते ही परिवार और गांव में खुशी की लहर है। परिजन और गांव वाले एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये दोनों 31 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में अपना दमखम दिखाएंगी। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बिहार के गया में एक रैली में सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर की राह में रोड़े डाले हैं, जिसकी वजह से ही फैसला आने में इतनी देरी हुई। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग कैसे प्रशस्त हो गया? याद करिए, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी और एप्लीकेशन इस बात को लगाई थी कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया फैसला। और मैं बधाई देता हूं आप सबको, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाले परेड में पीएम मोदी के सपने को भी शामिल किया जाएगा। वो सपना जिसे पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए देखा है। इस बार 26 जनवरी को होने वाले परेड में देश दुनिया बदलते विश्वनाथ धाम की तस्वीर दिखेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की तरफ से काशी विश्वनाथ धाम के बदलते स्वरूप को झांकी के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। झांकी के जरिए बताया जाएगा कि काशी विश्वनाथ धाम को किस तरह से अलग अलग स्वरूप दिया जा रहा है।
हमारे द्वारा जो हमारा उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग है उसको हमने सारे मॉडल की फोटोग्राफ्स, सारे जो बनने वाली सुविधाएं जो यहाँ पर बन रही हैं, जिनकी परिकल्पना की गई है, उनके मॉडल्स और फोटोग्राफ्स, डायमेंशंस सब कुछ भेजा जा चुका है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी के रूप में पूरे सभी देश के विदेश के सभी लोगों को एक इसका जानकारी मिल पाएगी और एक झलक देखने को मिलेगी। विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत बाबा की नगरी का विकास हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में बाबा विश्वनाथ धाम को न सिर्फ एक अलग स्वरूप दिया जा रहा है, बल्कि परिसर का विस्तार करने के साथ ही तमाम प्राचीन मंदिरों को भी जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। इससे हमारी संस्कृति को संजोए रखने में काफी मदद मिलेगी। काशीवासी भी इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम की जो कुछ झांकियां हैं, जो वहाँ का शंखनाद है, जो वहाँ की परंपरा है, उन सारी चीज़ों को राजधानी में भी सारे लोगों के समक्ष दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्र ही नहीं, विश्व के लोग उसको देखेंगे। तो ये काशी वासियों के लिए गौरव की बात है। हमारे काशी के जितने लोग हैं, इससे सब लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं। इस निर्माण कार्य में लोगों की आस्था के साथ तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को इस मंदिर की प्राचीनता का एहसास हो सकेगा, बल्कि दूर दराज से आए भक्त सुविधा पूर्वक बाबा विश्वनाथ की पूजा और रुद्राभिषेक कर पाएंगे। राजपथ पर होने वाली झांकी में बाबा विश्वनाथ धाम का मॉडल दिखाने का मकसद ये है कि देश दुनिया को इसके बारे में और विस्तार से पता चले और श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आएं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। तो इंतजार अब 26 जनवरी का है, जब देश के दूसरे राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश और खासकर वाराणसी की झलक राजपथ पर दिखेगी। इधर यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। मंत्री की माने तो एक अज्ञात नंबर से उनके पास कॉल आई, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में रघुराज ने FIR दर्ज कराई। पिछले दिनों रघुराज सिंह ने एक विवादित बयान दिया था और उन्हें शक है कि इसी बयान के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इधर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश का दूसरा सबसे बड़ा रूट वाला स्टेशन बन गया है। इससे पहले यहां 605 रूट का सिस्टम था, जो अब बढ़कर 655 हो गया है। साथ ही माना यह जा रहा है कि इससे यात्रियों को लेट लतीफी से भी राहत मिलेगी। स्टेशन निदेशक का कहना है कि आने वाले समय में कई और ऐसे कार्य होंगे, जैसे हम बड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज भी यहां पर दे सकेंगे। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से इंटरलॉकिंग का काम अधर से था, जिसके चलते सैकड़ों ट्रेनें विलंब से चल रही थी। कई ट्रेनों को आउटर पे ही खड़ा करना पड़ रहा था, मगर रेल प्रशासन की सक्रियता के चलते अब SSI का काम पूरा हो चुका है। पूरे NCR डिवीजन में कानपुर सेंट्रल पहला ऐसा स्टेशन होगा जहां ट्रेन को अब रुकना नहीं पड़ेगा, और यात्रियों के लिए ये खुशखबरी है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर नोएडा सेक्टर 75 में पिछले 7 दिनों से सोसाइटी वासी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज भी ये भूख हड़ताल जारी। और इसी दौरान वहां बैठे एक शख्स की हालत बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। हड़ताल करने वाले लोगों का कहना है कि बिल्डर या प्राधिकरण के अधिकारी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। भूख हड़ताल की ये तस्वीर देखिए। पिछले एक हफ्ते से सेक्टर 75 में ये सभी बिल्डर्स के खिलाफ, ये बायर्स हैं जो कि बिल्डर्स के खिलाफ सड़कों पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो सुविधाएं बिल्डर्स की ओर से इन्हें वायदे किए गए थे, जिन सुविधाओं की, वो वादा पूरा नहीं हुआ है, सुविधाएं नहीं मिली है, जबकि इन्होंने भुगतान कर दिया है। अपनी इन्हीं मांगों के साथ पिछले एक हफ्ते से ये भूख हड़ताल पर हैं और आज इसी दौरान एक शख्स की तबीयत खराब होने लगी, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन बाकी के लोग अब भी भूख हड़ताल पर ही बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक बिल्डर या प्राधिकरण इनकी मांगों को सुनता नहीं है, मानता नहीं है, ये उठेंगे नहीं। ये है कि बिल्डर हमें सब कुछ करके दे, हम बहुत परेशानी में हैं। हम ऐसा लगता है कि हम जनता फ्लैट में रह रहे हैं और क्या कहते हैं चौल में रह रहे हैं एक, और बिल्डर कुछ भी कभी करके नहीं दे रहा है। मेरे हस्बैंड 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मैं बहुत परेशानी में हूँ। कल को कुछ हो जाएगा तो बिल्डर या फिर कोई जो महेश शर्मा जी है, कोई अथॉरिटी, ये सब क्या करेंगे। और इस वक्त उत्तराखंड की खबरें मेरे साथ इतनी ही, और बाकी की खबरों के लिए हमारे साथ